नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 11 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में मन की बात, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, एनडीएमए, डीआरडीओ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैंने उसको अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो आप स्लाइड पढ़ के उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। ये बैठक आज दिन में 3 बजे के आसपास होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। इसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जो हैं वो मौजूद रहेंगे। मार्च में जो लॉकडाउन घोषित हुआ था, उसके बाद से चीफ मिनिस्टर के साथ ये हमारी प्रधानमंत्री की 5वीं बैठक है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और जो लास्ट बैठक हुई थी वो 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन का जो थर्ड फेज है उसकी समाप्ति से 1 सप्ताह पहले ये बैठक हो रही है, तो ये रणनीति तय करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बैठक है। पिछले महीने मन की बात में प्रधानमंत्री ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारी रियायतों की घोषणा की थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा रेड, ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है उनके डिमार्केशन के बारे में भी मुद्दों पर विचार विमर्श की जाने की संभावना जताई जा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और अधिक बढ़ावा देने और माइग्रेंट वर्कर्स के मुद्दों को एड्रेस करने के उपायों पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में टॉप पर रहेंगी। बढ़ते आगे, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कल सभी स्टेट्स और यूटीज के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं और हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लाए जा रहे जो भारतीय हैं उनके मामलों में राज्यों का सहयोग मिल रहा है और रेलवे तकरीबन 3.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 350 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज ने श्री गौबा को अपने राज्य की स्थिति से अवगत कराया और बैठक के दौरान श्री गौबा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सिज, पैरामेडिक्स का जो आना जाना है वो बिना किसी बाधा के होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के सभी कदम उठाए जाने की जरूरत है। बात करते रेलवे से अपडेट की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से माइग्रेंट वर्कर्स को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वे अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट करके कहा कि रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक माइग्रेंट वर्कर्स के आवागमन के लिए 350 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की है। ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको वापस ला रही हैं। रेलवे जरूरी सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा 2 गज दूरी जो है उसका विशेष ध्यान रखते हुए एक ट्रेन में लगभग 1200 यात्रियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ट्रेन में चढ़ने से पहले और उतरने के बाद उन सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यात्रा के दौरान रेलवे यात्री को मुफ्त भोजन और पानी उपलब्ध करा रहा है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के तहत आज एक विमान 171 भारतीय नागरिकों को लेकर कुवैत से चेन्नई आ रहा है। यह विमान 9:30 बजे के आसपास चेन्नई पहुंचेगा। मिशन के तहत दोहा से आई उड़ान जो है वो आज सुबह कोची पहुंची और इस उड़ान से 178 भारतीयों को वापस लाया गया है। मिशन के तहत उज्बेकिस्तान से भी 21 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये उड़ान वापस जाते समय भारतीय सहायता के रूप में जो मेडिकल जो सामग्री है उसको और उज्बेकिस्तान के जो नागरिक भारत में हैं उनको लेकर ताशकंद जाएगी। इस बीच दोहा और तिरुवनंतपुरम के बीच विशेष उड़ान आज कुछ टेक्निकल जो फॉल्ट थे उनके चलते कैंसिल कर दी गई और ये उड़ान मंगलवार को होने की उम्मीद है। अभी ये जो यात्री अब आ रहे हैं उनको अपने अपने शहरों तक ले जाने के लिए देश में ही 21 फीडर उड़ानों को संचालित करने की योजना पर भी विचार चल रहा है, ताकि अपने अपने शहरों तक पहुंच पाएं। वंदे भारत का जो पहला चरण था वो 7 मई को शुरू हुआ और उसके तहत 12 देशों में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना बनाई गई। पहले चरण में जो है वो 64 के आसपास फ्लाइट जो है उनको ऑपरेट किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज चौथे दिन 10 उड़ानें हुई। इनमें ढाका, कुवैत, कुआलालंपुर, सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क सहित अन्य जगहों पर फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। वहीं इस मिशन के तहत 5वें दिन शिकागो, मनीला, लंदन, दुबई और अबू धाबी सहित अन्य जगहों से यात्रियों को लाने के लिए 8 विमान ऑपरेट किए जाएंगे। वंदे भारत मिशन का जो दूसरा चरण है वो इसी महीने की 16 तारीख से शुरू होने की संभावना है
और इस फेज के अंदर लगभग 25,000 भारतीयों को मध्य एशिया और यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे वापस लाया जाएगा। बात करते हैं नेवी के ऑपरेशन समुद्र सेतु की। वंदे भारत अभियान में समुद्र सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को लेकर दूसरा जो वैसल था हमारा, वो आज शाम कोच्चि के लिए रवाना हो चुका है। INS मगर जो है हमारा, उसने लगभग 202 भारतीयों को लेकर वापस आ रहा है और मंगलवार शाम तक उसके कोच्चि पहुंचने की संभावना है। इससे पहले जो पहला वैसल हमारा INS जलाश्व है, वो 698 यात्रियों को लेकर कोच्चि पहुंचा था, जिसमें 19 के आसपास प्रेग्नेंट वीमेन थी और 14 बच्चे शामिल थे। इंडियन नेवी जो है वो अब तक 4 जो हमारे वार वेसल्स हैं उनमें तकरीबन 2000 भारतीयों को मालदीव से ला चुका है। दोनों जो वार वेसल्स थे, युद्धपोत जो हैं, उनमें अगले सप्ताह तूतीकोरिन के लोगों को भारत लाने की संभावना है। इस बीच भारत ने नौसेना के जलपोत INS केसरी को कोविड-19 संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशल्स भेजा है। जहाज में बहुत सारी जरूरी दवाएं और खाद्य सामग्री भेजी गई है। महामारी से निपटने के लिए इन देशों के आग्रह पर ही सहायता भेजी गई है। मॉरिशस और कोमोरोस में चिकित्सा सहायता दल भी तैनात किए जाएंगे, जो कोविड-19 से उत्पन्न आपात स्थिति और डेंगू बुखार से निपटने में सहायता करेंगे। मेडागास्कर और कोमोरोस भेजी गई जो कंसाइनमेंट है हमारी, उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां भी शामिल हैं और मॉरिशस के लिए आयुर्वेदिक दवाएं भी भेजी गई हैं। क्षेत्र की में सभी की सुरक्षा, सागर सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टारगेट हमारा है, उसके अनुरूप मिशन सागर के तहत ये सहायता भेजी जा रही है। तो ये जितनी भी हम हेल्प भेज रहे हैं मॉरिशस को, मेडागास्कर को, ये मिशन सागर के तहत भेजी जा रही है। अभी बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME की। हमारे जो केंद्रीय सूक्ष्म उद्योग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने उद्योग से सकारात्मक रहने और मौजूदा स्थिति में बेहतर बदलाव करने को कहा है, जिससे इन मुश्किलों को अवसरों में बदला जा सके। श्री गडकरी ने कल बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल एक संस्था है और मदरलैंड इंटरनेशनल फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और कहा कि सभी पक्षों को मौजूदा संकट से निकलने के लिए एक समग्र तरीका अपनाना चाहिए और लोगों का जीवन और जो आजीविका है, लाइवलीहुड, उसको बचाना चाहिए। श्री गडकरी ने जोर देकर कहा कि उद्योगों को निर्यात बढ़ाने और आयात का जो अल्टरनेट है उसको तलाशना चाहिए और ऊर्जा लागत, परिवहन लागत और उत्पादन लागत कम करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम्पिटिटिव बनना चाहिए। बात करते हैं NDMA की। हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने लॉकडाउन के बाद निर्माण उद्योग फिर से शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। NDMA ने कहा कि राज्य सरकार ये इंश्योर करेंगे कि दुर्घटना की आशंका वाली जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, उनमें आपदा प्रबंधन योजना उसको अपडेट किया जाए और उसे लागू करने की समुचित तैयारी हो। अथॉरिटी ने यह परामर्श दिया है कि जिले के संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि इन औद्योगिक इकाइयों में स्थल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार हों और इनमें कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से आरंभ किए जाने की मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसको फॉलो किया जाए। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जो NDMA है, उसने फैक्ट्री परिसर को हर समय इन्फेक्शन फ्री रखने का परामर्श दिया है। अथॉरिटी ने कहा कि सभी कर्मियों की तापमान की जो जांच है वो दिन में 2 बार होनी चाहिए और जिसमें भी कोई अगर सिम्टम दिखाई देता है तो उन कर्मचारियों को काम पर ना बुलाया जाए। इसमें साफ किया गया कि प्रबंधन और जो प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं, उनके 33% लोगों को ही काम पर बुलाने का जो हमारी होम मिनिस्ट्री का जो आदेश है उसका पालन किया जाना चाहिए। बात करते हैं DRDO की। हैदराबाद में जो DRDO हमारा जो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करेंसी नोटों को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये जो उपकरण है इसका नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। ये मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेकबुक, चालान, पासबुक, कागज और लिफाफों को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए तैयार किया गया है और इस उपकरण से करेंसी नोटों के बंडल को भी इन्फेक्शन फ्री किया जा सकता है। इस उपकरण का जो संचालन होगा वो कॉन्टैक्ट लेस रहेगा, इसमें कहीं कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं, टच नहीं करना पड़ेगा कहीं पे, जो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। ये एक डिब्बे में रखी जो वस्तु होगी उसको 360 डिग्री पर अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाता है और एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये उपकरण अपने आप बंद हो जाता है और जो इसका जो ऑपरेटर होता है उसको इसके नजदीक खड़े होने की भी जरूरत नहीं होती। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए 483 जिलों में 7,740 सुविधा केंद्रों का चयन किया गया है, जिनमें अस्पताल भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इनमें 6,56,769 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं और इनमें 99,492 बिस्तरों पर ऑक्सीजन
और 34,076 बिस्तरों पर आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ने इन सुविधा केंद्रों को नोटिफाई करने और इनकी जानकारी आम जनता को देने के लिए वेबसाइट पर डालने के लिए कहा है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डाल चुके हैं और बाकी इस प्रोसेस में अभी हैं, डालने की प्रोसेस में। हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, उसमें कोरोना वायरस की जांच की क्षमता बढ़ाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोबास 6800 जांच मशीन जो है उसको सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। ये केंद्र दिल्ली, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य राज्यों को जरूरत के आधार पर जांच सुविधा उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल इसकी जो जांच क्षमता है वो लगभग 350 जांच प्रतिदिन है। कोबास 6800 जो मशीन है वो 24 घंटे में लगभग 1200 के आसपास टेस्टिंग कर सकती है। बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन हटाए जाने के बाद सभी केंद्रों, सभी खेलों के प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति जो है श्री रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में गठित की गई है। सभी साई केंद्रों पर कोरोना महामारी के बाद जो सभी प्रशिक्षण जो है उनको स्थगित कर दिया गया है। तैयारी में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको तैयार करने के लिए तैराकी के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया है, क्योंकि इस खेल में खिलाड़ियों को पानी में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ऐसे में अन्य खेलों की तुलना में इसमें अलग तरह का एक हेल्थ रिस्क रहता है। समिति के सुझाव जो होंगे वो राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य प्रतिभागियों से विचार विमर्श के बाद तैयार किए जाएंगे और खेल मंत्रालय जो होगा उसके पास अंतिम मंजूरी के लिए इनको भेजा जाएगा। दोस्तों ये थी आज की खबरें। आज बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 11 मई है। 11 मई सन 868 को बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उससे एक संबंधित पुस्तक डायमंड सूत्रा जो है उसको प्रिंट किया गया था। ये पुस्तक डेट के साथ छपी और अब तक सुरक्षित बची हुई पुस्तकों में सबसे पुरानी है। वर्तमान में इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी है। 11 मई 1812 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्पेंसर परसिवल की हाउस ऑफ कॉमन्स की लॉबी में हत्या कर दी गई थी। 11 मई 1949 को सियाम उसका नाम बदलकर थाईलैंड किया गया था। आज के दिन 1973 को अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म जंजीर रिलीज हुई थी। इसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक है कि 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इस अभियान का जो कोड नेम था वो ऑपरेशन शक्ति था। इसके बाद 13 मई 1998 को भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित कर दिया था। इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था पोखरण, जिसमें जॉन अब्राहम ने मेन रोल प्ले किया था। उसके अलावा 11 मई 2012 को चाइनीज साइंटिस्ट ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन का प्रयोग करके फोटोन्स को 97 किलोमीटर से भी आगे तक ट्रांसफर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।